तो अब हम लोग शुरू करते हैं शासन के विभिन्न जो अंग हैं उसके बारे में। अब हम लोग शासन के विभिन्न अंगों को देखेंगे। शासन के विभिन्न अंग को अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि एक दार्शनिक थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, शक्ति एक जगह संकेंद्रित नहीं होना चाहिए, एक जगह केंद्रित रहेगा तो तानाशाही आ जाएगा। तो उन्होंने शक्ति के पृथक्करण के आधार पर कहा था कि लॉ मेकिंग अलग होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन अलग होना चाहिए और जुडिशियरी अलग होना चाहिए। मतलब शक्ति एक आदमी में समाहित ना होकर के अलग अलग बॉडी में स्थानांतरित होना चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू के इस थॉट के आधार पर संपूर्ण विश्व में ऐसा देखा गया है कि शक्ति को बांट दिया गया है। भारत में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया है, जहां विधायिका लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाती है। अगर केंद्र स्तर पर विधायिका को देखा जाए तो उसे संसद कहते हैं। संसद मुख्य रूप से 3 बॉडी के द्वारा मिलकर के बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। विस्तार से सारा पढ़ना है अभी हम लोगों को, लेकिन थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन देते हुए समझते हुए चलते हैं। प्रांत स्तर पे या राज्य स्तर पर देखें तो मुख्य रूप से यहाँ पे विधानमंडल पाया जाता है, और ये विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा, और जिन राज्यों में विधान परिषद है, जिन राज्यों में विधान परिषद है तो वहां विधान परिषदों को मिला करके विधान मंडल बना हुआ है। यानी जहां नहीं है विधान परिषद वहां विधानसभा और राज्यपाल मिल करके विधान मंडल बनाते हैं। अगर देखें तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद हमें दिखाई पड़ते हैं। याद करना बहुत आसान है, 2-2 के सेट में याद करेंगे। यूपी और बिहार एक जगह है तो इन दोनों को याद कर लेते हैं। फिर महाराष्ट्र और कर्नाटका, KR का मतलब कर्नाटका, ये दोनों एक जगह है, इनको याद कर लेते हैं। और आंध्र प्रदेश AP, और इसी से निकला है तेलंगाना, TAL तेलंगाना, इसको याद कर लेते हैं। तो ये 6 जगह विधान परिषद है, बाकी जगह विधान सभा है। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं, जो उस राज्य के लिए विधि का निर्माण करते हैं। वहीं अगर कार्यपालिका के संदर्भ में देखा जाए तो हमें कार्यपालिका 2 रूप में दिखाई देती है, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में कैबिनेट सचिव से लेकर, मतलब सबसे बड़ा जन सेवक जो होता है, लोक सेवक जो होता है, वो कैबिनेट सचिव होता है, सीनियर मोस्ट IAS होता है, ये से लेकर ग्राम सचिव तक, पटवारी तक, ये सभी के सभी कौन है? अस्थायी कार्यपालिका है, जो इसके द्वारा निर्मित कानून को लागू करते हैं, इंप्लीमेंटेशन का कार्य करते हैं, इसको लागू करने का कार्य करते हैं। अस्थायी कार्यपालिका अगर देखें तो अस्थायी कार्यपालिका में मुख्य रूप से राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होता है। राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 को आप जब पढ़ेंगे तो आप आर्टिकल 53 में लिखा गया है कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के सहयोग से करता है। तो इस प्रकार कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद चूंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो संसदीय शासन व्यवस्था का अभिप्राय क्या है कि जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायित्व रखती है। तो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा या राज्यसभा में भी उसका आदमी होगा, तो इसको मिला करके इसके अंदर से मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। लोकसभा में बहुमत दल का बहुमत होना चाहिए। इसका कार्यकाल फिक्स है, जब तक हाउस में मेजोरिटी बनी हुई है या फिर 5 साल तक ये कार्यपालिका कार्य करता है, इसलिए इसको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अगर देखा जाए, जैसे अमेरिका में हमें दिखाई पड़ता है, वहां कार्यपालिका संसद से, वहां के लॉ मेकिंग संस्था से पूर्णतः अलग है। सारी की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो इसलिए उसको अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कुछ देश जैसे फ्रांस में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका का अभिप्राय है कि राष्ट्रपति के पास भी कुछ शक्ति रहेगी और प्रधानमंत्री के पास भी कुछ शक्ति रहेगी, दोनों के दोनों जनता के द्वारा चुन करके आएंगे। और कुछ है जहां पे बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। बहुल कार्यपालिका से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद एक विशेष व्यवस्था ना होकर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको कुछ कुछ दायित्व दे दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में इन दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और जो कार्यपालिका है वो सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करती है, जो मतलब मंत्रिपरिषद है वो मॉनिटरिंग का काम करती है, और कार्यपालिका का कार्य जनप्रतिनिधि के द्वारा करवा लिया जाता है। वहीं जो न्यायपालिका है
न्यायपालिका में मुख्य रूप से हमें सबसे ऊंचे स्तर पर सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, राज्य स्तर प्रांत स्तर पे हमें हाई कोर्ट मिलेगा और जिला स्तर पे अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट मिलेंगे। इनमें से मुख्य रूप से इन दोनों का काम संविधान की व्याख्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है। आप जब संविधान पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ कुछ शब्द मिलेगा, जैसे एक शब्द मिलेगा आपको निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, निर्वाचन नहीं निर्वचन। तो संविधान की व्याख्या करने का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मूल अधिकार का संरक्षण करता है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 के तहत, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। विवादों का निपटारा करता है, क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें मूल क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे। मूल क्षेत्राधिकार में कि यह केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार या अधिक राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा करता है। राज्य, एक राज्य या दूसरे दो राज्य के बीच के विवादों का निपटारा करता है। व्यक्ति वर्सेस राज्य, वहीं व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति के विवादों का निपटारा करने का कार्य करता है न्यायपालिका। इस प्रकार हम लोगों ने शासन के अंगों को देखा। अब अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरे दुनिया में कितने तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे यूनियन, फेडरल, क्वासी फेडरल या कॉन्फेडरेशन, उसको देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे शासन प्रणाली के आधार पर संपूर्ण विश्व में जितने भी देश हैं उनको मुख्य रूप से 4 वर्गों में, 4 तरह के स्ट्रक्चर में विभाजित किया जाता है। एक कॉन्फेडरेशन, जिसको परिसंघात्मक प्रणाली कहते हैं। परिसंघात्मक प्रणाली का अगर परिभाषा देखा जाए तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। जब अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ तो 13 राज्य स्वतंत्र हुए थे। उन 13 राज्यों ने आपस में एक संधि की और संधि करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अस्तित्व में लाया। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और संधि के ये प्रावधान थे कि जब परिस्थितियां समान हो जाएगी, यूरोपीय शक्तियां उपनिवेश बनाना छोड़ देंगी, तो चूंकि हम लोग अलग अलग राज्य कमजोर अवस्था में हैं, कोई ना कोई हमें उपनिवेश बना लेगा। जब परिस्थितियां समान हो जाएगी तो हम सब सेपरेट हो जाएंगे, अपना अलग अलग अस्तित्व बना लेंगे, संघ का विनाश कर देंगे। तो कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि राज्यों का विनाश नहीं होगा, संघ का विनाश हो जाएगा। हालांकि आगे चल के जब ये राज्य सेपरेट होने का प्रयास कर रहे हैं, 1862-64 की बात है, अमेरिकी गृह युद्ध हो रहा है। तो अमेरिकी गृह युद्ध में दक्षिणी, खासतौर पे दक्षिणी अमेरिका के जो राज्य हैं वो अमेरिकी संघ से बाहर निकलना चाहते थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, ये डोनाल्ड ट्रंप जैसा नमूना नहीं थे वो। हालांकि पार्टी एक ही थी, रिपब्लिकन पार्टी के सबसे गद्दावर राष्ट्रपति रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी का सबसे कमजोर राष्ट्रपति अभी नमूना है। तो अब्राहम लिंकन के समय जब गृह युद्ध हुआ और राज्य सेपरेट होना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक संविधान संशोधन करवाया कि कोई भी राज्य अमेरिकी संघ से नहीं निकल सकता है और संघ के पास इतनी शक्ति नहीं होगी कि वह राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके। ऐसे में एक नई परिभाषा उत्पन्न हुई, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब राज्यों का भी विनाश नहीं होगा और संघ का भी विनाश नहीं होगा। तो अभी जो अमेरिका है वो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है, फेडरल स्ट्रक्चर पे पूर्णता है, जहां ये खासतौर पे उन देशों के लिए बहुत अच्छा होता है जो भौगोलिक रूप से बहुत बड़े हैं, जहां बहुत तरह की डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, नस्ल के आधार पर, रेसिज्म के आधार पर डाइवर्सिटी हो, जहां बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, वहां के लिए अच्छा होता है। यहाँ दोहरी नागरिकता होती है, राज्य का नागरिक अलग होगा, मतलब वही आदमी राज्य का भी नागरिक होगा और देश का भी नागरिक होगा। दो संविधान होता है, राज्य का संविधान अलग, केंद्र का संविधान अलग। न्यायपालिका भी 2 होगा, फेडरल जुडिशियरी अलग, स्टेट जुडिशियरी अलग। राज्य का प्रतिनिधित्व सीनेटर में फिक्स होगा, चाहे छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, 2 आदमी ही पहुंचेगा राज्यसभा में सीनेटर के अंदर, सीनेटर के तौर पे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अभी अमेरिका के अंदर है, यूएसए के अंदर है। क्वासी फेडरल अभी विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता हो। यह अमेरिका का एग्जाम्पल है। अब आते हैं यूनियन पे। यूनियन का सबसे अच्छा उदाहरण है इंग्लैंड। यहां पे क्या होता है कि सिर्फ संघ होता है, राज्य होता ही नहीं है, राज्य विहीन होता है ये। मतलब अगर प्रोविंस है तो वह संघ की दया पर है, उसको संघ ने बनाया है सिर्फ शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जब चाहे तब मिटा दे। या फिर इंग्लैंड में अगर देख लें हम, तो इंग्लैंड में क्या है,
ये संघ है और काउंटी है, जिला है, मतलब संघ डायरेक्ट जिला को कंट्रोल कर रहा है, राज्य है ही नहीं। अगर इस व्यवस्था में कहीं राज्य अस्तित्व में है तो वो सिर्फ शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, सहयोग करने के लिए है, बाकी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। संघ जब चाहे तब उसको मिटा सकता है। तो राज्य विहीन व्यवस्थाएं हैं, इसका परिभाषा भी है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। राज्य का विनाश हो सकता है, संघ का विनाश नहीं हो सकता है। जब आप भारत को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहला आर्टिकल, इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट, इस शब्द को का प्रयोग किया गया, यूनियन का प्रयोग किया गया है, मतलब निश्चित रूप से यूनियन होगा। लेकिन दिखाई देता है इस स्ट्रक्चर पे 28 राज्य, 8 यूटीज। लेकिन जैसे इमरजेंसी आती है, इस स्ट्रक्चर को बाह्य आक्रमण हो, देश युद्धरत हो, या फिर आंतरिक अशांति हो जाए देश के अंदर, ऐसी परिस्थिति में यूनियन स्ट्रक्चर को धारण कर लेता है। तो अब इन दोनों का मिला जुला रूप जो होता है वो अर्ध संघ या क्वासी फेडरेशन होता है। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हम लोग पाएंगे यहां पे 28 स्टेट्स है, 8 यूटीज है, 8 में से 3 के पास अपना विधानमंडल है, मतलब ये 28 + 3 31 के पास अपना विधानमंडल है, ये अपने विषय पे कानून बना सकता है। इस तरीके से तो फेडरल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णय, खासतौर पर आप RS बोमई केस के बाद से देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि भारत जो है संघात्मक प्रणाली वाला है, लेकिन जैसे इमरजेंसी पड़ेगा यह एकात्मक यूनियन स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेगा। हालांकि इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 जब पढ़ेंगे, मतलब भाग 1 जब पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो वर्तमान में पूरे विश्व में इस 3 तरह के फेडरेशन, यूनियन और क्वासी फेडरल टाइप के देश दिखाई देते हैं। ठीक, अब कुछ चुनाव से रिलेटेड चीजों को समझ लेते हैं हम लोग, ताकि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसके बारे में भी जानकारी हो जाए, उसके बाद हम लोग संविधान को शुरू कर देंगे। चुनाव या निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर से लेकर भारतीय स्तर पे टोटल 3 तरह की निर्वाचन पद्धतियां हमें दिखाई देती है। पहला है FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हम लोग डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं, जनता द्वारा जो चुनाव किया जाता है, लोकसभा सदस्यों का या फिर विधानसभा सदस्यों का, लोकसभा या विधानसभा सदस्य और स्थानीय निकाय का चुनाव जो होता है, जो जनता डायरेक्ट चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, इस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इस सिस्टम की एक सीमा है। मान लीजिए कोई क्षेत्र हो गया, चुनाव क्षेत्र हो गया, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो या पंचायत का हो, यहां टोटल वोटरों की संख्या है 100%। उम्मीदवार खड़े हो गए हैं 8। कोई ऐसा उम्मीदवार, एक मान लेते हैं कि उम्मीदवार है जिसका नाम है A, उसने इस 100% में से 75% से अधिक पोल होता नहीं है, क्योंकि 25 लोग या तो अनुपस्थित है, कहीं और ड्यूटी कर रहे हैं, काम करने चले गए हैं, या चुनाव में शामिल नहीं हो गए, किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए। तो 75% चुनाव वोटरों ने वोट किया, A को 15% वोट पड़ा। शेष 7 लोगों को इस तरीके से वोट पड़ा कि कोई भी 15% के स्कोर को नहीं छू पाया। मतलब 75 में से 15 ये ले गया, बचा 60। तो 60% को इस तरीके से डिवाइड किया 7 लोगों ने कि किसी को 10%, 12%, 14%, ऐसे ही कुछ करके मिल गया, 15% किसी को नहीं मिला। तो विजयी आदमी कौन हुआ? A। यह कितने लोगों का प्रतिनिधि बना? टोटल 100% का। इसके अगेंस्ट में कितने लोग थे? 85%। जिसने वोट नहीं किया वो भी तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अगेंस्ट में ही था, और बाकी जो 60% लोग थे वो तो डायरेक्ट इसके अगेंस्ट में थे। लेकिन ये प्रतिनिधि सबका बना। अब अगर भविष्य में आपको कोई चुनाव लड़ना होगा तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इस फॉर्मूला के द्वारा आप कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। तो आप देखे होंगे पंचायतों में या विधानसभा में कि उम्मीदवार अगर कोई बढ़िया कैंडिडेट होता है तो वो वोट काटवा को भी खड़ा कर देता है वोट काटने के लिए, ताकि वो किसी और दल का वोट काट के अब इसको सिक्योर कर दे। दूसरा सिस्टम आता है सिंगल ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर होने योग्य, जिसको एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली
कहा जाता है। जब हमारा संविधान सभा बना था तो हमारे संविधान सभा के जितने भी सदस्य चुने गए थे, 1946 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। उस समय प्रांतों का जो चुनाव हुआ था, जितने भी प्रांतों के सदस्य चुने गए थे, उन लोगों ने इस पद्धति के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया। आज भी हम प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, राज्यसभा सदस्य को और एमएलसी को, विधान परिषद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य को इस पद्धति के द्वारा चुनते हैं। साथ ही साथ पंचायतों में देखिएगा तो प्रमुख को या जिला परिषद अध्यक्ष को इस सिस्टम के द्वारा चुना जाता है। इस सिस्टम की एक खासियत होती है, मान लीजिए एक बैलेट पेपर हो गया, ए कैंडिडेट, बी, सी और डी, ये सभी कैंडिडेट हो गए, एबीसी कैंडिडेट हो गए। कुछ लोगों ने एक नंबर पसंद किया बी कैंडिडेट को, कुछ लोगों ने एक नंबर पसंद किया, एक और बैलेट ले लेते हैं, ए, बी, सी, डी। कुछ लोगों ने एक नंबर को पहली प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया, इसको 4 नंबर दिया। कुछ लोगों ने इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर दिया। अब होगा क्या, अगर पहले राउंड के काउंटिंग में 50% से अधिक मत बी को मिल गया है तो ये विजयी हो जाएगा। लेकिन अगर 50% से कम मत मिला है तो दूसरे राउंड की काउंटिंग होगी और देखा जाएगा कि सबसे कम मत किसको मिला है। तो सबसे कम मत अगर मान लेते हैं ए को ही मिला है तो ए के बैलेट पेपर को निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी 1 नंबर प्रायोरिटी को खत्म कर दिया जाएगा और देखा जाएगा कि इसके बैलेट पेपर में 2 नंबर प्रायोरिटी पे कौन है। अगर देखते हैं कि ज्यादातर लोग बी या सी या डी कोई भी प्रायोरिटी हो तो बी वाले के साथ, सी वाले के साथ और डी वाले के साथ इसको अटैच कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि एक को 50 मत मिले थे या 40 मत मिले थे, 40 में से 30 लोगों ने 2 नंबर को पसंद किया था दूसरे प्रायोरिटी पे, तो 30 उठा के इसमें चिपका देंगे बी के साथ। तो बी का बहुत लोगों ने चुना था 1 नंबर पे और ये भी यहां से भी उठ के यहां आ गया। अब दोनों को काउंट करेंगे, अगर 50% से क्रॉस कर गया तो बी को विजयी घोषित कर देंगे और नहीं तो तीसरे राउंड की काउंटिंग होगी। ऐसा हम लोग विस्तार से समझेंगे राष्ट्रपति के चुनाव जब पढ़ेंगे उस समय। अब आते हैं लिस्ट सिस्टम पे। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस दौरान हुआ कि हम कौन सा सिस्टम अपनाएं निर्वाचन के लिए। तो कुछ लोगों ने राय दिया था कि लिस्ट सिस्टम को भी अपना लीजिए। लिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जैसे भी कांग्रेस है, बीजेपी है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वे दल अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी करेंगे प्रायोरिटी वाइज। 1 नंबर पे मान लीजिए नरेंद्र मोदी, 2 पे अमित शाह, 3 पे पीयूष गोयल, 4 नंबर पे नितिन गडकरी, ऐसे करके लिस्ट जारी कर देंगे सबसे लास्ट तक, टोटल उम्मीदवार जितने भी हैं उतने तक, नंबर ऑफ सीट तक। जनता वोट करेगी, जिस दल को जितना परसेंट वोट मिला उतना परसेंट वो ऊपर से लिस्ट में से काट करके अपना उम्मीदवार सदन में भेज देंगे। अब जरा सोचिए इसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं। जो टॉप स्टार लीडर होंगे, जो हमेशा ऊपर के लिस्ट में होंगे, वहीं पहुंचेंगे हाउस के अंदर, सदन के अंदर। जो नीचे का होगा वो तो कभी ऊपर नहीं आ पाएगा या बाई चांस ही ऊपर आ पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस सिस्टम को नकार दिया गया, नहीं इसको नहीं अपनाएंगे हम। अभी वर्तमान में भारत में ये सिस्टम चल रहा है। ये पढ़ने का उद्देश्य ये था कि हम लोग ये समझ ले कि 1946 के चुनाव के आधार पे ही हमारे संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया इस पद्धति के द्वारा, ठीक। और वर्तमान में इन लोगों का चुनाव इसी पद्धति पे होता है। इस सिस्टम का प्रयोग तो हम लोग जानते ही हैं। अब एक छोटा सा और टॉपिक देखेंगे हम लोग, कानून कितने प्रकार के होते हैं, ताकि हम संविधान को पढ़ने और समझने की स्थिति में पहुंच सके। उसके बाद हम लोग संविधान को शुरू करेंगे और पूरे संविधान को एक झलक में देखने का प्रयास करेंगे। कानून के प्रकार या विधि के प्रकार के बारे में अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि एक सकारात्मक विधि, पॉजिटिव लॉ होता है, मतलब जन प्रतिनिधित्व द्वारा जो कानून निर्मित होता है उसे सकारात्मक विधि कहते हैं। जैसे संसद, हमारा संसद सदस्यों के द्वारा या विधानमंडल सदस्यों के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसे सकारात्मक कानून कहते हैं। लोक विधि, कॉमन लॉ, इसको परंपरावादी कानून कहा जाता है, जो समाज में बहुत पुरातन से चला आ रहा है। किसी को गाली नहीं देना, ये परंपरा पे आधारित है।
या किसी को अपशब्द नहीं बोलना, किसी कमजोर को प्रताड़ित नहीं करना, इस तरह के अगर जो कोई कानून है समाज में सौहार्द को बनाए रखना, जो परंपरा पे टिके हुए हैं, तो वो लोक विधि या कॉमन लॉ के अंतर्गत आते हैं। एक होता है नेचुरल लॉ, प्रकृति ने अपने जीवों को जो अधिकार दे रखा है, जो कानून दे रखा है, जैसे भूख लगना नेचुरल चीज है, सांस लेना, सोना, पैखाना पेशाब करना, ये नेचुरल चीजें हैं, ये प्राकृतिक या नैसर्गिक कानून के अंतर्गत आते हैं। ईश्वरीय विधि, डिवाइन लॉ जिसको कहा जाता है, डिवाइन लॉ से तात्पर्य है ये खासतौर पे धर्म तंत्र में दिखाई देता है। अगर किसी देश में संवैधानिक कानून या सकारात्मक कानून, संसद द्वारा बने कानून के ऊपर धर्म को रखा जाता है, कुरान की आयतें, गीता के उपदेश या धर्म से रिलेटेड कोई चीजों को प्रधानता दी जाती है, सबसे ऊपर रखा जाता है, तो उसको डिवाइन लॉ कहा जाएगा। न्यायिक निर्वचन या जुडिशियल लॉ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गोलकनाथ केस, केशवानंद केस, मेनका गांधी केस, मिनरवा मिल केस, आर एस बोमई केस, बहुत सारे केस को पढ़ेंगे। उसको भी लॉ के तहत ही, मतलब पॉजिटिव लॉ की तरह एक लॉ माना जाता है, पार्लियामेंट्री लॉ की तरह ही एक लॉ माना जाता है। प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अगर किसी प्राधिकरण द्वारा, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा कोई नियमावली दी जाती है, खासतौर पे कोई सर्विस में है, तो उसका सर्विस से रिलेटेड जो लॉ बना हुआ है उसको भी इसी कानून के वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब हम लोग इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग संविधान को पढ़ें, क्योंकि इन्हीं सब का संग्रह हमारा संविधान है। तो अब अगली वीडियो में हम लोग संविधान को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर संविधान सभा को पढ़ेंगे, संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे, फिर प्रस्तावना, प्रियम्बल, फिर भाग 1, भाग 2, भाग 3 करते हुए लगभग पूरे संविधान को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे।